हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है आयन। तो आयन क्या होता है? आयन होता है कि जैसे कोई भी हमारे पास में स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन या तो अपने अंदर गेन करती है या इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से विड्रॉ कर रिमूव करती है। तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें मिलता है आयन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चार्ज एटम, या मैं कह दूं इनका कोई ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप एटम्स का, ग्रुप ऑफ चार्ज्ड एटम नॉन एज आयन। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, Na+ या Cl- या NH4+, तो ये देखो, ये तो है हमारा एटम। ठीक है, ये एटम का एक ग्रुप है, या मतलब कोई कंपाउंड है, उस पर चार्ज आ रहा है, तो ये भी एक प्रकार से आयन है। ठीक है, अब आयन जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो दो टाइप का आयन हो सकता है। मतलब आयन जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है केटाइन, दूसरा इसमें हो सकता है एनायन। केटाइन और एनायन की हम बात करें, केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो केटाइन और एनायन कैसे बनेंगे? केटाइन और एनायन एक्चुअली बनेंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? पॉजिटिव चार्ज जब आएगा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो ये किससे बनते हैं? फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये हमारा सोडियम ही ले लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये Na+ बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम है, उससे दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो Mg+2 बनेगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना ही पॉजिटिव में चार्ज आएगा। और एक्चुअली जो कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है वो मेटल्स की ज्यादा होती है। मेटल चाहती है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बनाऊं। और एनायन में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से एनायन की, तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्म बाई, यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्म बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैंने बताया कि मेटल ऐसी टेंडेंसी रखते हैं, तो यहाँ पर नॉन मेटल, जैसे हाँ यहां से हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Cl- ये बन जाएगा। ऑक्सीजन है, उसकी हम बात करें, ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन करके O-2 बनाता है। तो ये ऐसे हम बात कर सकते हैं आयंस की, कि चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम आयन होता है, उसमें दो टाइप से आयन बन सकते हैं, कैटायन बन सकता है, एनायन बन सकता है। ठीक है, अब इसके देखो सिंपल क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो ऐसे पूछ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, नाइट्राइड हम ले लेते हैं N-3 आयन, ये होता है नाइट्राइड आयन, ये होता है नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन में हमसे कोई पूछे कि इसका जेड बताओ, इसका ए बताओ, इसका ई बताओ, पी बताओ, एन बताओ। ठीक है, तो हम बताएंगे जेड। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर उसका 7 है, तो उसका जेड कितना रहेगा? 7। एटॉमिक मास 14। चेंज क्या होगा? आयन बन गया तो चेंज हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज होंगे? -3 चार्ज आ रहा है, तो माइनस कब आ रहा था, नेगेटिव चार्ज कब आ रहा था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ये अगर न्यूट्रल होता तब तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन बताते 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर -3 चार्ज आ रहा है, तो मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बताएंगे 10। प्रोटॉन हमेशा जेड के इक्वल रहते हैं 7। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है A-Z, तो 14 - 7 = 7। तो इस प्रकार से इसमें सिंपल क्वेश्चन हमसे कोई पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल हम देख ले, P-3। ठीक है, P
-3। ये नाइट्राइड है, ये फॉस्फोरस, तो इसको फॉस्फाइड कहते हैं। ये है फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन में भी हम सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं। देखो इसको करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं पहले कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने पे आता है, 15 पे आता है। एटॉमिक मास याद करना होना है 31 होता है। यहां से अब हम बताएं जेड, ए, ई, पी और एन। तो जेड तो 15, ए 31, इलेक्ट्रॉन वही 15, अगर न्यूट्रल होता है लेकिन -3 चार्ज है तो +3, तो हो जाएगा 18। प्रोटॉन हमेशा जेड के इक्वल और न्यूट्रॉन हमेशा ए माइनस जेड, तो 16। 31 - 15 इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। ठीक है, और आगे और इसके एग्जाम्पल हम बात करें, ठीक है, एक तो यही ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं Al+3, एल्यूमिनियम +3। तो एल्यूमिनियम कितने पे आता है, 13 पे, और इसका एटॉमिक मास होता है 27। तो Z इक्वल्स टू 13, A इक्वल्स टू 27, E इक्वल्स टू होना चाहिए 13 + 3। तो +3 प्लस कब बनता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं मतलब -3 हुए हैं, तो 10। और फिर प्रोटॉन हमेशा Z के इक्वल और न्यूट्रॉन 27 - 13, तो कितने 14 इसमें हो जाएंगे न्यूट्रॉन। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये तो था चार्ज्ड एटम की हमने बात करी। अब चार्ज्ड एटम के ही प्रकार, इसी प्रकार से हम बात करें ग्रुप ऑफ चार्ज्ड एटम, तो NH4+ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें NH4+, तो इनमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, फिर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बताएंगे। तो नाइट्रोजन के लिए हम बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, तो इसके लिए मैं बात करूं क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही बात कर लेते हैं। जेड और ए तो हमेशा सेम ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन भी 7। मैं यहाँ पर एक बार ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, वो न्यूट्रल को मानकर ही करेंगे। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। ये बात हम कर भी चुके थे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 4, तो इंटू फोर, ये तो 0 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएंगे 4, 4 और 0। अब यहां से हम टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखना चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन टोटल हम बताएंगे 7 + 4, यहाँ पर प्रोटॉन हम बताएंगे 7 + 4 और न्यूट्रॉन यहाँ पर हम बताएंगे 7 + 0। इलेक्ट्रॉन जब बताते हैं टोटल, तब हम इस चार्ज को मेंशन करेंगे, तो एक इस पे कैटायन है, मतलब एक इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 + 4 मीन्स 11 - 1 = 10, और ये 11 और ये 7। तो इस प्रकार से हम, जब हमारे पास में ग्रुप ऑफ चार्ज एटम रहता है तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एटॉमिक मास है वो 35 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में रिलेशन दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1 अधिक है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन +1 करेंगे तब न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इस फिर क्वेश्चन में पूछा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, तो हम कहेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि प्रोटॉन है, उनको कर लेते हैं अक्स, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा अक्स +1। ठीक है, प्रोटॉन को मैंने अक्स कंसीडर करा तो न्यूट्रॉन अक्स +1 हो जाएगा यहाँ से। अब ए दिया हुआ है 35। ठीक है, यहां से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि न्यूट्रॉन जो होता है वो A - P होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 35 - अक्स, और इस न्यूट्रॉन की जगह में अक्स +1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ अक्स +1 = 35 - अक्स। ठीक है, इस अक्स को इधर लेके आ जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2x, और ये 1 उधर जाएगा तो 35 - 1 तो 34, अक्स = 17, अक्स = 17 आया, मतलब प्रोटॉन आया, प्रोटॉन =
17, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 17, और न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 मीन्स 18। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, देखो जरा। अब नेक्स्ट आती है कुछ डेफिनेशंस आती है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे। तो सम टॉपिक डालो, सम डेफिनेशंस। ठीक है, तो इन डेफिनेशन में सबसे पहले पढ़ भी रखा होगा आपने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टर्स, आइसो डाइफर, इन सब चीजों की हम बात करेंगे, आइसोटोन वगैरह। तो सबसे पहली हम इसमें ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा वो क्या कहलाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो CO3 2- एंड CO3 2- एंड NO3 सॉरी, इसको NO3-1 करो। ठीक है, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहूं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहूं तो डायरेक्ट बताऊं, कार्बन 12 है प्लस ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 ऑक्सीजन मतलब 24, और -2 मतलब +2। ठीक, यहां पर मैं इसके लिए बात करूं तो नाइट्रोजन 7 प्लस ऑक्सीजन 3 तो 24, और ये सॉरी कार्बन 6 है ना, 12 है तो इसका एटॉमिक मास होता है 7, ये -1 मतलब +1, तो ये कितना आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी देखो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है वो क्या कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब यहाँ से जो CO3 2- है और NO3- है वो आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, दूसरी जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है आइसो डाइफर्स। आइसो डाइफर्स, देखो आइसो डाइफर बाद में कर लेंगे, आइसो स्टर्स पहले कर लेते हैं एक बारी, तो इससे रिलेट हो जाएगा थोड़ा। वो आइसो स्टर्स, आइसो स्टर्स में क्या होता है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होने के साथ साथ में अगर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जिन दो स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है उनमें एटम्स भी अगर सेम हो जाए तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, आइसो स्टर्स। जैसे CO2 एंड N2, CO2 और N2 में मैं बात करूं तो कार्बन वही 6 प्लस 16, और यहां पर मैं बात करूं 14 प्लस 8, 1 नाइट्रोजन 7 इंटू 2 14 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 22 इलेक्ट्रॉन। एटम्स की मैं बात करूं तो यहां पर 3 एटम्स, यहां पर भी 3 एटम्स। तो CO2 और N2 में इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम्स भी सेम है, तो ये दोनों चीज अगर सेम रहती है तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में आइसो स्टर्स हो जाएंगे। थर्ड इसमें हम डेफिनेशन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आइसोटोन। आइसोटोन, आइसोटोन इसका एग्जांपल मैं बताऊं 1s3 ट्राइटियम और 2He4, ठीक है, 1H3 2He4। आइसोटोन ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो, सेम हो, तो न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा वो आपस में आइसोटोन। तो यहां पर मैं न्यूट्रॉन बताऊं तो क्या बताऊंगा, 3-1 इक्वल्स टू 2, और यहां पर न्यूट्रॉन बताऊंगा वो 4-2 इक्वल्स टू 2। तो ये आपस में क्या है, आइसोटोन। आइसोटोन के हम बाद में हम बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं आइसो डाइफर की। तो नेक्स्ट 4th नंबर की हमारी डेफिनेशन है वो है आइसो डाइफर्स। देखो आइसो डाइफर्स जो होते हैं तो उनमें क्या होता है कि इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर है, मतलब नाइट्रोजन N-P, डायरेक्ट में कहूं तो N-P है वो क्या रहता है, सेम रहता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है। N-P सेम, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर डिफर, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है,
तो n माइनस पी सेम रहती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है। एग्जाम्पल में बात करूं तो बोरॉन और मैं बात करूं सोडियम, ठीक है। तो बोरॉन 5b11 रहता है, ठीक है, 5b11 और ये रहता है 11Na23। यहां से हमें चाहिए नाइट्रोजन n माइनस पी निकालना है, तो नाइट्रोजन में सॉरी न्यूट्रॉन जो होता है वो कितना रहता है यहाँ पर 6, 11 माइनस 5 6, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना रहता है 12 है। प्रोटॉन यहाँ पर कितना रहता है 5 और प्रोटॉन यहाँ पर कितना रहता है 11, ठीक है, जेड के इक्वल। तो n माइनस पी यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा 6 माइनस 1 सॉरी 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 माइनस 11 इक्वल्स टू 1। तो n माइनस पी इन दोनों के लिए सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी आइसो डाइफर हो जाएगी। अब हम बात करें, वो बात करेंगे आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। और आइसोटोप के बारे में आई गेस सबने पढ़ रखा भी होगा। नया कुछ थोड़ा हो सकता था, तो ये दो हो सकते थे, बाकी आइसोटोप सबने पढ़ रखा है कि एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स, ठीक है, या एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम रहते हैं लेकिन एटॉमिक मास ये जो है बाकी डिफरेंट रहते हैं। अरे सुना भी तो होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, वो उनमें क्या रहता है हमेशा यही तो रहता है 1H1 1H2 1H3। तो इनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या रहते हैं सेम, एटॉमिक नंबर तो क्या रहते हैं सेम, एटॉमिक मासेज आर डिफरेंट, तो 1 है 2 है 3 है, तो ये क्या होते हैं आइसोटोप होते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोजन के ही पढ़ लो सबसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो 1H1 1H2 D2 भी लिखा मिल सकता है, 1H3 इसकी जगह D3 ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्राइटियम या ट्रीटियम, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप हुए जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मासेज आर डिफरेंट, ठीक है। इतनी बात देखो एक बारी। अब देखो जो आइसोटोप होते हैं ना, उनका जो एवरेज एटॉमिक वेट हम यहाँ कैलकुलेट करें तो वो भिन्न आता है, ठीक है, इंटीजर नहीं मिलता। तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है कि आइसोटोप्स की प्रेजेंस में उनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि ए है, उसके 3 आइसोटोप दे रखे हैं, ए के 3 आइसोटोप दे रखे हैं A1 A2 A3, A1 A2 और A3, ठीक है। या और इसकी जो परसेंटेज अवेलेबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है X1 X2 X3, ठीक है। ये तो क्या है आइसोटोप्स, ये तो है आइसोटोप्स, ये है परसेंटेज अवेलेबिलिटी या इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इनका जो बताएंगे फॉर्मूला या एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास वो क्या बताएंगे X1 A1 प्लस X2 A2 प्लस X3 A3 अपॉन क्या बताएंगे, ये जो इनकी X1 प्लस X2 प्लस X3 मतलब कितना है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, उनका टोटल में से बाकी कितने हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ऐसे हम एवरेज एटॉमिक मास इनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं भाई, क्लोरीन जो होता है उसके भी 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 35 और 37, ठीक है। तभी तो उनका जो हम कैलकुलेट करते हैं तब वो पॉइंटों के अंदर उसका एटॉमिक मास हमें दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो आइसोटोप के बाद में डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो आती है आइसो बार, ठीक है। आइसो बार के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था, यहाँ पर एटॉमिक मास जो है वो क्या रहेगा सेम रहेगा अलग अलग एलिमेंट्स का, जैसे आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करूं आर्गन, पोटेशियम
कैल्शियम, ठीक है। आर्गन 18, 19 और ये 20, ठीक है, और ये 20, लेकिन इनका सबका एटॉमिक मास कितना रहता है, 40 रहता है। तो एटॉमिक मासेज तो है सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहाँ तक एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, आइसोबार। तो आइसोबार में क्या रहता है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सेम रहता है, बाकी सारे डिफर रहते हैं, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। इसका एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम हो ही जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। अच्छा, उसका एक एग्जांपल कर ले क्या, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है इसका एक एग्जांपल वो क्लोरीन वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो एक बार इतना देखो क्वेश्चन है कि क्लोरीन है, उसके दो आइसोटोप है 35 और 37, उनका रेशियो दे रखा है 3:1। तो एवरेज एटॉमिक मास में बताना है, तो कैसे बताएंगे एवरेज एटॉमिक मास, वही X1A1 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इनको हम करेंगे कैलकुलेशन, तो ये आता है 105 प्लस 37 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 12 है, और पावर 1 4 1 144 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 37.5। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं 37.5, ओके 35.5, ठीक है। अरे 3 बार जाएगा 12 है, फिर 2 बचेगा और 5 आएगा, 22 बचेगा, वापस से 5 आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हमने इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात करी कि कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशंस आती है, और आयंस के आयंस के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।